बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेल में कैदी औरतें जो मर जाती हैं उनको गुस्ल कौन देता है और कैसे दिया जाता है, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमेशा से ये सुना था कि कैद खाना एक अलग किस्म की दुनिया है जहाँ इस दुनिया के उसूल नहीं चलते, उनके अपने उसूल होते हैं और अपनी ही दुनिया होती है। दुनिया की दोस्ती, यारी या रिश्तेदार यहाँ नहीं चलती है और ना ही कोई और इस दुनिया का रौब और दबदबा वहाँ चलता है। वहाँ के अपने ही हुक्मरान होते हैं और अपने रिश्तेदार, मगर मुझे लगता था कि वो भी तो इसी दुनिया जैसी दुनिया होती है। यहीं से लोग वहाँ जाते हैं तो उस कैद खाने के बारे में सब अफसाने होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी सुनने को मिला जिससे मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया के बारे में जो भी कहा जाता है किसी हद तक ठीक है और अब मैं खुद इस दुनिया का हिस्सा बन गई थी। मैं एक कत्ल के झूठे मुकदमे में कैद होकर आई थी और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने किसी को गोली मारते हुए देखा था और जिसको उसने गोली मारी थी वो वक्त पर मरा नहीं था और मैंने उसको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं वो मेरे हाथों में दम तोड़ गया और उस जुर्म का उस वक्त वहाँ मौजूद होने की वजह से मुझ पर ही साबित हो गया और जो कातिल था वो फरार हो गया और एक अलग मसला था। लेकिन जब मैं जेल में पहुंची तो मुझे एक अलग ही दुनिया नज़र आई और हर गुजरता दिन मेरी हैरत में इजाफे की वजह बन रहा था। और फिर मेरी आंखों के सामने एक औरत की मौत वाक़ई हुई और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े करने को काफ़ी था। मुझे एक ही बात का डर लगा था कि ये सब कुछ कल मेरे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा जुर्म तो है ही कि मैं बहुत से सालों तक जेल से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। लेकिन क्या वो सब हर कैद खाने में होता है या सिर्फ हमारे ही कैद खाने में होता है? ये भी एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे चकरा कर रख दिया था। मेरा नाम साइमा है और मेरा ताल्लुक़ गाँव से था। मेरे वालिद मेरे बचपन में फौत हो गए जब मैं तकरीबन 10 साल की थी और मेरी माँ को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और यूँ मैं और मेरी माँ शहर में आकर रहने लगे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के घरों में वो काम करती थी और मुझे पालती थी। ना ही उसने कभी दूसरी शादी के मुतालिक सोचा और ना ही उसने दूसरी शादी की, इसलिए तो हम दोनों माँ बेटी की अलग ही ज़िंदगी थी जो एक दूसरे के गिर्द घूमती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो मुझे पढ़ा लिखा सके और मैं चाहती थी कि अच्छा पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करने लगूँ ताकि अपने साथ अपनी माँ को संभाल सकूं। लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए क्या सोच रखा था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। माँ मुझे कभी काम नहीं करने देती थी। वो हमेशा कहती थी कि मैं हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा सारा बचपन सर्वेंट क्वार्टर में गुजरा था और जिन लोगों के यहाँ मैं मुलाजमत करती थी वो लोग बहुत अच्छे थे और हर मुमकिन हमारा ख्याल रखते थे। मुझे लगता था कि हमारी ज़िंदगियों में अब खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि मैं तालीम मुकम्मल करके मुख्तलिफ़ जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे हमेशा खुशियाँ अधूरी ही मिली हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे जॉब का जॉइनिंग लेटर मिला उससे अगले ही दिन सड़क क्रॉस करते हुए मेरी माँ एक कार की तेज़ रफ्तारी का शिकार हो गई और यूँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरा कोई घर तो था नहीं और सर्वेंट क्वार्टर में मैं अब रह नहीं सकती थी, इसलिए जॉब की तरफ से मुहैया करदा रिहाइश में रहने लगी और अपना काम करने लगी। ज़िंदगी दोबारा अपनी डगर पर चल गई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में माँ नहीं थी। लेकिन मुझे वो इस काबिल कर गई थी कि मैं अपनी ज़ात के लिए काम कर सकूँ। वैसे भी मैं कोई अपनी उम्र के मुताबिक जज्बाती लड़की तो थी नहीं, इसलिए अपने ऑफिस के बड़ों की पसंदीदा एम्प्लॉय थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि वो हादसा ना होता तो शायद सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहता, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। जब शॉपिंग करके वापस आई तो अचानक याद आया कि मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था। वो एक दूर दराज इलाके में रहती थी और रास्ते में कुछ सुनसान रास्ता आता था। मैं तो अपने ध्यान में दोस्त से मिलने जा रही थी, लेकिन तब वो हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पास से बड़ी तेज़ी से गाड़ी गुजरी और उसमें कुछ लड़के सवार थे। मैं भी हैरत से ये सब कुछ देख ही रही थी। उनमें से एक लड़के ने हाथ बाहर निकाला और दूसरे भागते हुए लड़के पे गोली चला दी और उसे तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा कर ले गए। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस लड़के की तरफ भागी। वो जिंदा था और होश में था। उसने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह ना पाया।
और वहीं मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से जिम्मेदारी अदा करते हुए पुलिस को कॉल की, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में मुझे ही मुजरिम ठहरा दिया, क्योंकि उस लड़के के पास मैं थी और न जाने क्या क्या झूठे सबूत बना लिए और मेरा सारा निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरहम हो गया। मुझे सेल में रखा गया और मुझ पर मुकदमा चला। मेरे पीछे कोई भी नहीं था जो मुकदमे की पैरवी करता और मुझे बेगुनाह साबित करता। और वो जो लड़का मरा था वो खाते पीते लोग थे और यूँ मुझ पर जुर्म साबित हो गया और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। यहाँ पर मौजूद कैदी ख़वातीन ही सब कुछ थीं, हाकिम भी और महकूम भी। उनमें से कुछ ख़वातीन थी जो सब पर हुक्म चला रही होती थी और कुछ ख़वातीन थी जो चुपचाप गुलामों की तरह सारे काम कर रही होती थी। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर बाकायदा एक निज़ाम बना हुआ है, यानी हर जेल में एक बाकायदा पूरा ग्रुप होता है जो ये मुतय्यन करते हैं कि नए आने वाली कैदी कहाँ किस कैटेगरी में रहेंगी। मैं क्योंकि नौजवान थी और कत्ल के मुकदमे में आई थी, अदालत की तरफ से मुझे बी क्लास दे दिया गया था। लेकिन मेरी मासूम सूरत और मेरा चुप रहने का अंदाज़ देखकर मुझे जेल के अंदर गिरोह ने ए क्लास में रखने का हुक्म जारी किया और मुझे ए क्लास जैसी सहूलियात भी मिली थी। और मैं हैरान थी कि ये सब क्या है। लेकिन ए क्लास में रहते हुए ये चीज़ तो मुझ पर रोज़ रोशन की तरह आयान थी। उसमें सिर्फ वही होते थे जो ये उन लोगों का हुक्म मानते हैं या फिर उन लोगों की मुट्ठी गर्म करना जानते हैं। उस जेल में जो हुक्मरान गिरोह था उसकी सरबराह एक औरत थी जिसका नाम रशीदा था, और सुना था कि वो भी कत्ल के मुकदमे में आई थी। उसने 3 मर्दों को कत्ल किया था और ये बातें मुझे वहाँ जेल की ख़वातीन ने बताई थी। मुझे ये समझ नहीं आई थी कि उन्होंने मुझे ए क्लास में क्यों रखा है, जबकि ना तो मैंने उनकी मुट्ठी गर्म की थी और ना ही अभी तक उन्होंने मुझे कोई काम कहा था और मैंने चुपचाप मान लिया हो। लेकिन मेरी गलत फहमी भी जल्द दूर हो गई। असल में मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और नौकरी करती थी, इसलिए बाहर की दुनिया को जानती थी और ये बात इस गिरोह के हक़ में जाती थी। इसलिए उसने मुझे ए क्लास दी थी ताकि वो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सब रौब से काम चलाती थी। यहाँ आने के चौथे दिन एक औरत ने मुझे कहा कि आज ए क्लास के कमरों की सफाई तुम करोगी। काम ऐसा कोई बुरा तो नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से मान गई और चुपचाप जिस कमरे की जिसने बताया मैंने सफाई कर दी। और ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि ये तो मेरा एक टेस्ट था कि मैं ए क्लास की काबिल हूँ भी या नहीं। और फिर इस पर बस नहीं हुआ, बल्कि रशीदा और उसका ग्रोह मुख्तलिफ वक्त में मुझे मुख्तलिफ किस्म के हुक्म देते रहे जो मैं चुपचाप पूरे करती रही। और तकरीबन 2 हफ्तों में ही मैंने मुकम्मल तौर पर उनका एतमाद हासिल कर लिया और मुझे किसी VIP मुजरिम जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता था। मेरा एक अलग कमरा था, मेरे कमरे में TV तक लगा हुआ था और कभी कभार मोबाइल भी हासिल हो जाता था, लेकिन मैंने तो किसी को फ़ोन नहीं करना होता था। लेकिन मैं ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई थी कि ये कैसी दुनिया है। और आज तक जो मैं इसके बारे में सुनती आई थी और मुझे उस पर यकीन होने लगा था। रशीदा की लाडली होने की वजह से मुझे जेल में हर जगह आने जाने की इजाज़त थी और अब मुझसे कोई काम नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि जेल की वार्डन भी मुझे कोई काम नहीं कह सकती थी। रशीदा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया था और जब मुझे यहाँ ऐसे आराम मिला, पीछे तो मेरा कोई था नहीं, इसलिए इस जेल की दुनिया को ही मैंने अपनी दुनिया बना लिया और यूं उन सब में घुल मिल गई। मैं कुछ फितरतन भी एहसास थी और कुछ अपनी गुर्बत की वजह से जेल में सबसे अच्छे तरीके से बात करती थी। यहाँ तक कि C क्लास की कैदियों के साथ भी मेरी अच्छी सलाम दुआ थी और वो लोग अपने मसाइल मेरे पास लेकर आती थी ताकि मैं रशीदा को बताकर हल करवा सकूं। जेल के अमले की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, अंदर हुकूमत रशीदा के ग्रुप की थी और जो कुछ वो चाहती थी वही होता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बहुत सी पढ़ी लिखी और किसी छोटे मोटे जुर्म में आने वाली ख़वातीन C क्लास में रह रही थीं और जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रही थीं, और वहीं बड़े बड़े जुर्म करके आने वाली ख़वातीन ए क्लास के मज़े ले रही थीं। और इन सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ जेल का निज़ाम था। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता, बल्कि अपने साये से भी होशियार रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो भी पुलिस को कोई नहीं बताता था और ना ही कोई किसी किस्म की शिकायत की जाती थी, बल्कि अपनी गलती तस्लीम कर ली जाती थी। और वजह सिर्फ यही थी कि पुलिस उस वक्त दूसरे फरीक को सज़ा देकर चली जाएगी, रहना सब ने साथ ही है। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था और हकीकतन बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ उसूल और ज़वाबित की दुनिया थी।
फिर जब मैं जेल के हर हिस्से में घूमती फिरती रहती थी तो मेरे कानों में बहुत अजीब और गरीब किस्म की अफवाहें भी टकराई थी, जो कि यहाँ पर जो भी किसी क्लास की कैदी मर जाती है, ऐसी ख़वातीन जिनको फांसी होती है, उनकी लाश को पहले जेल में गुस्ल और कफन दिया जाता है, उसके बाद उनके वारसों के हवाले किया जाता है। मुझे ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन अच्छी भी लगी। जब ख़वातीन सारी ज़िंदगी इसी जेल में गुजारती हैं तो आखिरी रसूमात भी उनको यही अदा करनी चाहिए। अगर बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन कुछ अलग सी बात थी। बहुत सी ख़वातीन से सुना था कि यही रशीदा और उसका ग्रुप ख़वातीन को गुस्ल देती हैं। गुस्ल देने के वक्त किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं, और कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और इन सब में यही नहीं बल्कि जेल की वार्डन भी उनके साथ होती है, और बाहर से भी 1-2 ख़वातीन आती हैं। ये बात हैरत की थी कि इतनी सारी ख़वातीन मिलकर अगर किसी मैयत को गुस्ल देती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाना चाहिए। कि 2 से 3 घंटों वाली क्या बात थी। मैं रशीदा की लाडली ज़रूर बन चुकी थी, लेकिन ये राज भी अभी तक मुझ पर नहीं खुला था कि वो लोग ऐसा क्या करती हैं, क्योंकि जब से आई थी एक मौत भी नहीं हुई थी। एक दिन सुबह उठी तो मालूम हुआ कि जेल में खातून की मौत वाक़ई हो गई है, और मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो ये गुस्ल के कमरे में जाने से रोक नहीं सकेंगी, ऐसे में असलियत जान सकूंगी। उस दिन कोई काम ना हुआ और तमाम कैदी ख़वातीन उसके गम में थीं, क्योंकि वो सी क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। जब गुस्ल का वक्त आया तो रशीदा ने ख़वातीन को इशारा किया और उन्होंने मैयत को उठाकर एक कमरे में रख दिया। रशीदा अपनी 3-4 ग्रुप मेंबर के साथ कमरे में चली गई। मैंने भी जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे रोक दिया गया कि तुम अभी छोटी हो तो गुस्ल नहीं दे सकती। मैं भी सोच ही रही थी कि ये सब क्या है कि उसी वक्त वार्डन और ख़वातीन उसके साथ कमरे में गईं। जो ख़वातीन वार्डन के साथ आई थीं वो शक्ल से पढ़ी लिखी लगती थीं, और वो भी कमरे के अंदर चली गईं, और गुस्ल के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे। कम से कम 6-2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मैयत को कफन में लपेटा हुआ बाहर लाया गया। जेल की वार्डन और रशीदा के ग्रुप की ख़वातीन बाहर आईं, लेकिन वो दोनों ख़वातीन नहीं आई थी, और अंदर जाते वक्त भी उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उन लोगों की तवज्जो मैयत पर थी, और मैं चुपके से इस कमरे में बढ़ गई ताकि देख सकूं कि वो ख़वातीन बाहर क्यों नहीं आईं। लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर जाकर देखती, वो दोनों ख़वातीन बाहर निकली। उनके हाथों में फिर वही बड़े बड़े थैले थे, और वो इधर उधर चोर नज़रों से देखती हुई बाहर निकल गईं। ना उनसे किसी ने कोई सवाल किया और ना ही उन्होंने किसी से कोई बात की। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत की थी। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन एक हफ्ते के बाद तकरीबन एक और औरत की मौत वाक़ हो गई, और अब की दफ़ा मुझे इंतहाई हैरत हुई, क्योंकि वो औरत एक अच्छी खासी सेहतमंद थी। उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन रात को अचानक सोते हुए वो मर गई। उससे मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं भी गुस्ल के कमरे में जा सकूं। यहाँ तक कि मैंने रशीदा से कहा कि मुझे गुस्ल देना आता है। मैंने अपनी माँ को गुस्ल दिया था, लेकिन वो किसी सूरत मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने पहली दफ़ा मुझे गुस्से में झड़क दिया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा भी वही 2 ख़वातीन अच्छी तरह बड़े बड़े थैले लेकर कमरे में दाखिल हुईं, और फिर 3 घंटे लगाकर उन्होंने गुस्ल दिया। ये सब बातें मुझे हैरान कर रही थीं, और मुझे लगता था कि मैं ऐसी कैदी बनकर ये सारा मसला हल नहीं कर सकूंगी। हकीकत ये थी कि मैं एक पुलिस वाली थी। माँ के मरने के बाद मैंने ऑफिस की नौकरी छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि अब मुझे कोई डर तो रहा नहीं था कि मेरे पीछे कोई होगा जो मेरे मरने पर रोएगा। इसलिए मैंने पुलिस की स्पेशल सर्विसेज ज्वाइन की, और अब मैं एक स्पाई के तौर पर काम करती थी। और ये कत्ल का मुकदमा मेरे सर डालना और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेजना, ये सब कुछ पुलिस का ही एक तरीक़ेकार था, ताकि मैं जेल में जाकर जेल का जो हुक्मरान ग्रोह है उसकी हमदर्दियाँ हासिल कर सकूँ और जान सकूँ कि इस जेल में क्या हो रहा है। जो कि बहुत अरसे से सारी मालूमात मिल रही थी कि जेल में बहुत सी ख़वातीन बिला वजह फौत हो जाती हैं, और फिर उनकी मैयत उनके वर्सा के हवाले नहीं की जाती, बल्कि उनको गुस्ल और कफन वहाँ से ही दिया जाता है। और जेल की वार्डन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उनके घर जाती है, और अगर वर्सा कहें कि दोबारा कफन देंगे, गुस्ल देंगे, तो वो उनको सख्ती से रोक देती हैं, और जब तक वो मैयत को कब्र में दफन नहीं करते वो वहीं पर रहती हैं। ये सारी बातें तो डिपार्टमेंट को पता चली थी। यहाँ आकर तो मैंने उससे भी ज़्यादा देख लिया। जेल के अंदर का जो निज़ाम था वो कहीं से भी आम जेलों जैसा नहीं था,
क्योंकि बाकी जेलों में भी यही होता है। बेशक कुछ लोग होते हैं जो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और बाकी कैदियों को दबा कर रखते हैं और अपने हिस्से का काम उनसे करवाते हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं होता। लेकिन इस जेल में तो रशीदा और उसके ग्रोह का कुछ ज़्यादा ही रौब था, और इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट अपनी एक ऑफिसर को यहाँ पर भेज चुके थे एक मुजरिम के रूप में, और उसमें उन्होंने वार्डन को और जेल के अमले को एतमाद में ले लिया था। लेकिन 1 महीने बाद इस बात से पहले वो बात की तह तक पहुँची या कुछ भी मालूम करती, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया और वो आज तक ठीक ना हो सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे एक ख़ास किस्म के केमिकल दिए गए थे जिसकी वजह से उसका दिमाग अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। इसलिए आला हुकाम को लगता था कि जेल का अमला भी इसमें शामिल है। मुझे यहाँ भेजने से पहले किसी को कुछ मालूम नहीं था सिवाय चंद सीनियर्स के, जिन्होंने ये प्लान बनाया था, और फ़ोन मेरे पास पहले से मौजूद था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसलिए मैंने अपने सीनियर्स को तमाम हालात बताए कि ऐसा चल रहा है। इसलिए उन्होंने आइंदा का लाहे अमल भी मुझे बता दिया और मैं मुतमईन हो गई कि अब जो भी सच है वो हमारे सामने आ जाएगा। वो ख़वातीन जो गुस्ल के वक्त वालिदैन के साथ आती थीं, उनके हुलिये मैंने पुलिस वाले डिपार्टमेंट को बता दिए, लेकिन अभी तक वो दोनों ख़वातीन किसी सूरत दस्तयाब नहीं हुई थीं। और अब मुझे हक्काम दोनों को शिद्दत से इंतज़ार था कि किसी और औरत की मौत वाक़ हो ताकि तमाम सच खुलकर सामने आ जाए। और हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही एक और औरत ऐसे ही चलते फिरते मौत का शिकार हो गई, और उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। ज़्यादातर अमवात यहाँ पर हार्ट अटैक से होती थी, और जहाँ तक मैंने तफ्तीश की थी मुझे मालूम हुआ था कि सिर्फ वही ख़वातीन इस किस्म की नागहानी मौत का शिकार होती हैं जिनके पीछे कोई अपना या बहुत करीबी उनका मुकदमा की पैरवी करने वाला नहीं होता, बल्कि बाकी ख़ानदान के लोग होते हैं जिनके लिए उनका होना ना होना एक बराबर होता है। खैर, उस खातून की मौत का मालूम होते ही मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया, और डिपार्टमेंट की तरफ से पहुंचाए गए कुछ स्पाई कैमरे मैंने उस गुस्ल वाले कमरे में छुपा कर लगा दिए, और इस एंगल से लगाए कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। और जब रशीदा और उसका अमला उस खातून को गुस्ल के लिए लेकर गया तो इस दफ़ा मैंने किसी किस्म की कोई बहस नहीं की, बल्कि खामोशी से बाहर खड़ी रही। और इस बार मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि कब ये गुस्ल ख़त्म हो और सब बाहर आ जाएं, और मैं जाकर उन कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करूं, क्योंकि वो कैमरे लाइव नहीं थे बल्कि रिकॉर्डिंग वाले थे, ताकि हमारे पास सबूत भी हो। और तकरीबन 3 घंटे बाद हमेशा की तरह औरत को कफन में लाया गया, और वो दोनों ख़वातीन जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से बड़े बड़े थैले उठाकर वापस चली गईं। उनके थैले हमेशा काले रंग के होते थे, और उनके अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं था। मैंने वो कैमरे उतार लिए और रिकॉर्डिंग तो शो हो रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं उनकी रिकॉर्डिंग देख सकती। ये मुझे अपने सीनियर को देने थे, इसलिए डिपार्टमेंट ने खुद ही ये काम किया और अगले ही दिन मेरे केस की तारीख रख दी ताकि मैं कोर्ट जाऊँ। और जब मैं कोर्ट में गई तो मैंने वो कैमरे अपनी डिपार्टमेंट को दे दिए। शाम को डिपार्टमेंट ने जो मुझे बताया वो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकालने को काफ़ी था। डिपार्टमेंट के मुताबिक ये लोग जो ख़वातीन यहाँ आती हैं वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं, और वो मैयत के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से निकालती हैं, और उनके पास पहले से ही स्पेशल जार मौजूद होते हैं जिसके अंदर वो उन चीज़ों को डाल देती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें वार्डन भी शामिल होती है। अब हमारे पास सबूत मिल गया था, इसलिए मैंने अपनी टीम को कॉल कर दिया, और कुछ ही देर बाद वो सब वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने रशीदा और उसके ग्रोह के साथ साथ जेल की वार्डन को भी गिरफ्तार कर लिया, और उन सबको जब मालूम हुआ कि मैं पुलिस वाली हूँ तो वो खुद दंग रह गईं। और ऐसे मुजरिमों से निपटने के हम पुलिस वालों के पास बहुत से तरीके होते हैं। जब हमने उनसे तौर तरीके से अपने पूछा तो बहुत से और लोगों के नाम भी उस सब में मालूम हुए, और फिर जब इन अनजान ख़वातीन के बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि वो डॉक्टर्स तो हैं लेकिन किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने घर के अंदर एक नई लैब बना रखी है। वो दोनों बहनें हैं और वही उनको इस किस्म के केमिकल्स देती हैं जिसके ज़रिए उन्होंने हमारी ही एक सिपाही का दिमाग ख़राब कर दिया था। और वो ख़वातीन जिनके पीछे कोई नहीं होता उनको भी वो स्पेशल केमिकल का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे ये लगता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, और किसी को कुछ मालूम नहीं होता। और ये काम वो बहुत अरसे से कर रहे हैं, और जब जिस किस्म की डिमांड आती है ये वैसी ही औरत को मार कर उसको इस्तेमाल कर लेती हैं।
ان کی نشاندہی پر یہ پورا گروہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔